ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने कल किया था चैप्टर 13 स्टार्ट एंड चैप्टर 13 में हमने जो कवर किया था वो बोन वर्सेस जॉइंट वाला पॉइंट और साइट एंड लैटरलिटी वाला ही कवर किया था। एक छोटा सा रिमाइंडर, चैप्टर 13 के कोड नॉन ट्रोमैटिक कंडीशंस या क्रॉनिक कंडीशंस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसको हम M00 से M99 तक रिप्रेजेंट करते हैं। यही अगर कोई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन एक्यूट ट्रॉमेटिक इन नेचर होती है, उसके लिए हमारे जो कोड जाते हैं वो S00 से T99 तक के कोड जाते हैं। उसमें हम M सीरीज़ के कोड यूज़ नहीं करते। सो वापस आते हैं अब सेकेंड गाइडलाइन पे, एक्यूट ट्रॉमेटिक वर्सेस क्रॉनिक और रिकरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। तो ये हमने कल भी पढ़ा था। इफ़ इट इज़ एन एक्यूट ट्रॉमेटिक कंडीशन, तब हमें कौन से चैप्टर से कोड लेना है? चैप्टर 19 से। एनी करंट या एक्यूट इंजरी हम चैप्टर 19 से S00 से लेके T99 तक के कोड से करेंगे। यही अगर कोई कंडीशन है जो कि रिज़ल्ट है इंजरी का या ट्रॉमा का, बट वो अब एक रिकरेंट कंडीशन है, रिकरेंट मतलब रीअकर हो गई है, वहाँ पे डिसीज़ बन चुकी है, साथ ही साथ या फिर हील ही नहीं हो रही है वो कंडीशन, क्रॉनिक इन नेचर हो चुकी है, तो उस केस में हम चैप्टर 13 का कोड करेंगे। इसमें अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो जब आप क्वेश्चन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको बुक उसी कोड पे भेजेगी। अगर कोई कंडीशन क्रॉनिक इन नेचर है तो आपका जो कोड होगा, कोई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन क्रॉनिक इन नेचर है या फिर ओल्ड है, तो उसका जो कोड होगा हमारा वो होगा चैप्टर 13 M सीरीज़ से। यही अगर कोई पेशेंट है जिसको जो कंडीशन है वो एक्यूट ट्रॉमेटिक इन नेचर है, तो उसका जो कोड होगा वो S सीरीज़ से होगा। 2 क्वेश्चन भेज रही हूँ मैं आप लोगों के ग्रुप पे, उस क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया ग्रुप? ये रहा। हाँ जी, चैप्टर 11 में ना कोई भी गाइडलाइन नहीं है। देखो चैप्टर 11 के जो कोड्स हैं दैट इज़ फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम K00 से K99। इसमें हमारे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं है। मे बी इन फ्यूचर वी हैव द गाइडलाइन, बट अभी उसकी कोई भी गाइडलाइन नहीं है, तो इसीलिए हमने चैप्टर 11 में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भेजें, चेक करो उसे। वैसे आप लोगों ने आंसर जो भेजा है उसमें आपने खुद ही S सीरीज़ और M सीरीज़ भेजी है, तो ये आपने खुद ही नोटिस कर लिया होगा। एक सेकेंड रुकना ज़रा। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्यूट ट्रॉमेटिक बकेट हैंडल टियर ऑफ द राइट मीडियल मेनिस्कस। सो हमारा टियर है, तो इंडेक्स में टियर पे जाते हैं, टियर पे चलते हैं 337। टियर कौन से पेज पे है? 382। थैंक यू। 382 टीयर, TEAR। ये रहा हमारा टियर। टियर के अंदर मेनिस्कस देन ट्रॉमेटिक, मेनिस्कस, बकेट हैंडल, देन मीडियल। मीडियल देखते हैं हमें मिल जाए। मीडियल का क्या था? नहीं मीडियल, हाँ मीडियल था। तो मीडियल बकेट हैंडल कोड हो गया हमारा S83.21। S83.21।
83.21। इसको करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट करने से पहले ऊपर वाले का भी कोड ढूंढ लेते हैं। ओल्ड बकेट हैंडल टियर, तो ये हमारा ओल्ड है। ओल्ड में डिरेंजमेंट, नी, मेनिस्कस, तो डिरेंजमेंट, नी, मेनिस्कस, तो डिरेंजमेंट में चलते हैं। डिरेंजमेंट के बाद क्या था? मेनिस्कस, ड्यू टू ओल्ड टियर, मीडियल, देन M23.20। तो यहाँ पे हमारा कोड हो गया M23.20। तो यहाँ पे जब हमने देखा सेम कंडीशन का, जब ओल्ड होता है तो M सीरीज़ आ गई, जब एक्यूट होता है तो हमारी S सीरीज़ आ गई। तो कोई भी कंडीशन अगर क्रॉनिक या फिर ओल्ड होती है या रिकरेंट होती है तो उसमें हमारे M सीरीज़ के कोड होते हैं, और अगर कोई कंडीशन एक्यूट इन नेचर होती है तो हमारा जो कोड होता है S सीरीज़ से होता है। और अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको बुक अपने आप उस कोड पे लीड कर देती है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई भी क्वेश्चन? कशिश, कोई डाउट? कशिश, कोई डाउट है आपको? देखो, जब हम टीयर में जाते हैं ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट करंट वाला एक्यूट लेता है, एक्यूट ट्रॉमेटिक होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे फ्रैक्चर में हम बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्चर में ट्रॉमेटिक लेते हैं ना एस सीरीज़, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ओल्ड के लिए हमारे पास एक सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट गाइडलाइन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोडिंग ऑफ द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की कोडिंग करते हैं तो उसमें भी हमें 7th कैरेक्टर चाहिए होता है। 7th कैरेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है एक्टिव ट्रीटमेंट। जब तक फ्रैक्चर में को एक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या पेशेंट को एक्टिव जब तक फ्रैक्चर का एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका जो 7th कैरेक्टर होगा वो ए होगा। जैसे ही फ्रैक्चर फॉलोअप फेज में आ जाता है तो फ्रैक्चर की जो सीरीज़ होती है, जो 7th कैरेक्टर होता है, वो डी हो जाता है। एंड एस हमारा तब जाता है जब उसका लेट इफेक्ट आता है। तो 7th कैरेक्टर ए तब जाता है जब कंडीशन का एक्टिव ट्रीटमेंट हो। 7th कैरेक्टर डी तब जाता है जब एक्टिव ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका हो, अब पेशेंट का जो फ्रैक्चर है वो रिकवरी फेज में है या फिर हीलिंग फेज में है। एंड 7th कैरेक्टर एस तब जाता है जब कोई सीक्वल आता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो आप कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब तक एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है 7th कैरेक्टर ए, जब तक रिकवरी फेज 7th कैरेक्टर डी, सीक्वला में हमारा 7th कैरेक्टर, लेट इफेक्ट में 7th कैरेक्टर एस हो जाएगा। और ये प्रोवाइडर बेस नहीं होता। लेट्स से एक प्रोवाइडर ए है, उसने कैलिफोर्निया में पेशेंट को देखा एंड यहाँ पे उसने फ्रैक्चर रिड्यूस कर दिया। नाउ फ्रैक्चर पेशेंट, एक बार रिपीट कर दूँ? अच्छा देखो, जब भी हम फ्रैक्चर की कोडिंग करते हैं ना, फ्रैक्चर की कोडिंग में हमें 7th कैरेक्टर लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे कोड खोल रहा हूँ, ठीक है। 7th कैरेक्टर
JKLM 850 देखते हैं। $870 $880 let's try 90 M80 की सीरीज़ है ना हमारे M54 या M80 M8084 920 देखते हैं। देखो ये जो भी फ्रैक्चर के कोड्स हैं इन सबको हमारे 7th करेक्टर चाहिए। यहाँ पे जो हमारे 7th करेक्टर का ऑप्शन है वो सिर्फ A, D और S का है, जिसमें A 7th करेक्टर आपका तब जाता है जब पेशेंट के फ्रैक्चर को इनिशियल ट्रीटमेंट यानी कि एक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता हो। जब भी एक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम इनिशियल इनकाउंटर बोलते हैं। जब तक उसका चाहे 15 दिन तक एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है आपका 7th करेक्टर A ही जाएगा। D वाला यानी कि सब्सिक्वेंट वाला कोड आपका तब जाता है जब पेशेंट का फ्रैक्चर रिकवरी फेज़ में आ जाता है। अगर पेशेंट का फ्रैक्चर रिकवरी फेज़ में आता है तो हमारा कोड जो है वो सब्सिक्वेंट वाला जाता है। एंड सीक्वला आफ्टर केयर। याद रखना ये जो सब्सिक्वेंट और इनिशियल टर्म यूज़ किए गए हैं दैट इज़ फॉर द फ्रैक्चर नॉट फॉर द प्रोवाइडर। यानी कि अगर पहले प्रोवाइडर ए ने देखा अब प्रोवाइडर बी या नॉट या प्रोवाइडर ए ही 10 दिन बाद उसको सर्जरी कर रहा है, तब 10 दिन बाद भी ठीक है डन। हाँ वो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए आपके ने किया ना, तो उसको मैं कैसे ठीक कराऊँ, ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है ओके। तो ए वाला अगर पहले प्रोवाइडर ए ने उसको देखा है एंड 10 दिन बाद भी प्रोवाइडर ए उसको दोबारा से सर्जरी कर रहा है तो हम उसको 10 दिन बाद भी 7th करेक्टर ए ही देंगे। तो दिस 7th करेक्टर इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर, दैट इज़ कोरली बेस्ड ऑन दी कि उसको एक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या पेशेंट हीलिंग फेज़ में है। क्लियर है साक्षी? नहीं मैम ये प्रोवाइडर वाला क्या समझ में नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन। अच्छा देखो लेट्स से प्रोवाइडर ए, जैसे कि दिशांत आप एक प्रोवाइडर हो, ठीक है, आपने एक पेशेंट को अप्रैल 1 में देखा, ठीक है, अप्रैल 1 में फ्रैक्चर के लिए देखा। अब आज अप्रैल 10 है, आज आप उसकी ऑरिफ कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, फ्रैक्चर की सर्जरी कर रहे हो, तो आज भी 7th करेक्टर ए ही जाएगा इवन तो इट्स नॉट एन इनिशियल इनकाउंटर, पेशेंट इज एडमिटेड सिंस अप्रैल 1st,
बट आज भी आपका 7th कैरेक्टर ए ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। निशांत, अब क्लियर है? ओके, एक्टिव ट्रीटमेंट चल के फिर डिस्चार्ज होके अगर दोबारा पेशेंट आएगा तब दी जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट 7th कैरेक्टर इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर, क्या डिस्चार्ज हुआ है या फिर अभी एडमिट है। 7th character is corely based on the stage of the fracture. If the fracture is completely healed, yeah, still in the healing phase, in the recovery phase, 7th character would be D, G, K और P subsequent वाला। अगर समझ गया, ये इसके अकॉर्डिंग है, प्रोवाइडर या ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। एग्जैक्टली अगर प्रोवाइडर डिस्चार्ज होके, पेशेंट डिस्चार्ज होके दोबारा आया एंड स्टिल उसको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका हील ही नहीं हो रहा या हीलिंग में ही नहीं जा रहा, तब भी 7th कैरेक्टर ए ही जाएगा। ठीक है दिशांत? गॉट इट, नाउ अंडरस्टूड। कशिश, आपको समझ आया? चलो, तो अब जो हमारे 7th कैरेक्टर हैं वो ए सबसे एक्टिव, इनिशियल आपका एक्टिव, सब्सिक्वेंट हीलिंग फेज एंड एस आपका सीक्वल। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी सीरीज़ है MAT। एक सेकेंड रुकना, आई थिंक हम पहुंच गए MAT पे, नहीं आए। ठीक है, ये रहा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, MAT एंड M81। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक सिस्टमिक डिसीज़ होती है। सिस्टमिक डिसीज़ का मतलब एक ऐसी डिसीज़ जो पेशेंट की पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, सारी बोन्स को इफ़ेक्ट करती है। ऑस्टियो मीन्स क्या होता है? ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, पोरोसिस मीन्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग, बोन की सॉफ्टनिंग, बोन सॉफ्ट हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है पेशेंट को। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट की सारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह होता है। यही रीज़न है कि हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के दो कोड हैं, एक MAT और एक M81। MAT के जो कोड्स हैं वो हम तब लगाते हैं जब ऑस्टियोपोरोसिस के साथ फ्रैक्चर होता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है, तब हम MAT की सीरीज़ लगाते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन कि कहाँ का फ्रैक्चर हुआ है। वेयर एज M81 का कोड हम तब लगाते हैं जब पेशेंट को सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस है और फ्रैक्चर उसका मेंशन नहीं है। M81 की सीरीज़ तब जाती है जब पेशेंट को सिंपल फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस है और उसको करंट में फ्रैक्चर नहीं है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है और पास्ट में फ्रैक्चर था, यानी हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर था, अभी करंट में उसे फ्रैक्चर नहीं है, पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर था, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है तो हम इसमें एक ऐड ऑन कोड लगाते हैं। ऐड ऑन कोड मतलब एक एडिशनल कोड लगाते हैं हिस्ट्री का। तो जब भी ऐसा होता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है और करंट में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, तो आपका कोड जाएगा M81 की सीरीज। अगर पेशेंट को पास्ट में फ्रैक्चर हुआ था तो आप M81 के साथ हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हील्ड फ्रैक्चर का कोड लगाओगे। अगर पेशेंट को करंट में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है तो आपकी जो कोड की सीरीज़ होगी वो होगी M80 की सीरीज़। क्लियर है आप लोगों को? आशीष, दीक्षा भी, आप लोगों को समझ आया? मैम करंट में तो MAT की सीरीज होगी।
करंट में अगर फ्रैक्चर है तो M80 की सीरीज जाएगी, अगर हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर है तो आपकी Z87 की जाएगी, अगर पेशेंट को करंट में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, अच्छा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो M80 की सीरीज जाएगी। M81 जब सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस है विदाउट फ्रैक्चर तब M81, अगर विद फ्रैक्चर है तो M80, और अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर है तो M81 के साथ हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर का कोड जाता है। क्लियर है आपको गोल्डी? क्वेश्चन करें इसका? ठीक है, क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों को। हमारा क्वेश्चन था कि पेशेंट को डिसयूज ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है राइट शोल्डर पे, जो उसे ग्रॉसरी बैग उठाते हुए हो गया। तो हम इसे क्लेविकल बोन ले रहे हैं और कोड इसे करेंगे हम M80.811, M80.811। सो यहाँ पे अगर हम क्लेविकल वहाँ पे लें तो टैबुलर में जाके यहाँ पे ये शोल्डर हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो M80.811 रहेगा। अब इसको 7th कैरेक्टर भी चाहिए कशिश, है ना? 7th कैरेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई एक्टिव है या फिर सब हीलिंग फेज़ है? तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है इट्स एन एक्टिव फेज और इनिशियल एनकाउंटर, तो इट शुड बी 7th कैरेक्टर ए। तो अब हमने ऑस्टियोपोरोसिस का पढ़ लिया, हमने फ्रैक्चर्स के 7 कैरेक्टर समझ लिए। एक और सिनेरियो फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पेशेंट को पास्ट में फ्रैक्चर है, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, और आज पेशेंट आया ऑस्टियोपोरोसिस विदाउट करंट फ्रैक्चर, तो आप M81 के साथ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर भी कोड करोगे अगर पेशेंट का करंट फ्रैक्चर कम्प्लीटली हील हो चुका है तो। अगर पेशेंट का करंट फ्रैक्चर हील हो चुका है तो हम उसका करंट ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर कोड करेंगे, ठीक है? एक बार डी वाला रीड करो, डी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड दोनों रीड करो, मुझे बता देना जब स्क्रॉल डाउन करना होगा तो। सो ये बुक हमें कह रही है कि पहले आप ऑस्टियोपोरोसिस विदाउट फ्रैक्चर वाला कोड लो और फिर हिस्ट्री का कोड लो, ठीक है? अगर उसका हिस्ट्री वाला ट्रीट हो चुका है तो। सेकंड वाला रीड करना। हमने यही पढ़ा कि भाई अगर फॉल हुआ है, पेशेंट को गिरने की वजह से चोट लगी है, तो हम उसे ट्रॉमेटिक लेंगे। बट अगर पेशेंट का कोई ऐसा फॉल हुआ है जिससे हेल्दी बोन नहीं टूटती, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया जिसमें पेशेंट ने ग्रॉसरी बैग कैरी किया और उसकी वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ, तो हमने उसे खुद ही ऑस्टियोपोरोटिक कंसीडर किया, क्योंकि ग्रॉसरी बैग कैरी करने से नॉर्मल बोन तो नहीं टीयर होती या फिर फ्रैक्चर्ड होती। तो अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है और अगर उसे माइनर फॉल है जिसकी वजह से नॉर्मल बोन इफेक्ट नहीं होती, तब भी आप उसे ऑस्टियोपोरोटिक ही कंसीडर करोगे। गोल्डी क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसकी जो भी गाइडलाइन थी हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, पूरी उसके साथ वाली, और कोई गाइडलाइन यहाँ पे नहीं है, तो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 40, डिसीजेज ऑफ जेनिटल। कोई भी डिसीज यूरेटस,
यूरेथ्रा, ब्लैडर, इन सब की कोई भी डिसीज होती है तो इसमें जो हमारा कोड जाता है वो N00 से N99 की सीरीज N00 से N99 की जो हमारे पास गाइडलाइन अवेलेबल है। तो सबसे पहले है CKD में अगर आपके पास स्टेज 5 और स्टेज 6 दोनों मेंशन है तो आपको सिर्फ हाईएस्ट वाली ही कोड करनी है, कोड भी हाईएस्ट वाली। तो आपको सिर्फ हाईएस्ट वाली ही कोड करनी है, यानी कि सिर्फ 6 ही कोड करोगे, 5 कोड नहीं करोगे। हमारे पास CKD के अलग अलग कोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक के। 6 स्टेज होती है एंड स्टेज रीनल डिसीज। तो अगर दोनों मेंशन है तो आप सिर्फ हाईएस्ट वाली कोड करोगे। सेकेंड पॉइंट है कि अगर पेशेंट को CKD है एंड पेशेंट लॉन्ग टर्म से डायलिसिस पे है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें Z99.2 का कोड सेपरेटली लगाएंगे। लॉन्ग टर्म से डायलिसिस पे ये रिप्रेजेंट करेंगे हम Z99.2 से। नेक्स्ट आता है CKD विद किडनी ट्रांसप्लांट स्टेटस। अगर पेशेंट को किडनी हुई है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है और पेशेंट का ट्रांसप्लांट, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को कुछ भी होता है तो हम इसमें कॉम्प्लिकेशन कोड करते हैं। हम कॉम्प्लिकेशन कोड करेंगे अगर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को कुछ भी हुआ। CKD एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है कि अगर पेशेंट को CKD किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सम सॉर्ट ऑफ CKD है, CKD स्टेज 1, CKD स्टेज 2 है पेशेंट को, तो उस केस में हम CKD ही कोड करेंगे, कॉम्प्लिकेशन कोड नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन कब कोड होगा, जब पेशेंट को स्पेसिफिक रिजेक्शन हो, किडनी लगाई रिजेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ CKD है तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आगे आते हैं, एक बार ना सेकेंड वाली गाइडलाइन रीड कर लो या मैं पढ़ के सुना देती हूँ। पेशेंट हु हैव अंडरगोन किडनी ट्रांसप्लांट में स्टिल हैव सम फॉर्म ऑफ CKD। ट्रांसप्लांट के बाद सम सॉर्ट ऑफ CKD पेशेंट को रह जाता है क्योंकि किडनी फुली सिस्टम को या फंक्शन को रिस्टोर नहीं कर पाती है। तो अगर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ CKD है तो उसको आप नॉर्मल CKD ही कोड करोगे, कॉम्प्लिकेशन कोड नहीं करोगे। कॉम्प्लिकेशन कब कोड करोगे, जब पेशेंट को रिजेक्शन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ऐसी जब चीज़ें होंगी तब आपका कॉम्प्लिकेशन कोड होगा। अदरवाइज नॉर्मल CKD ही कोड होगा विद द किडनी ट्रांसप्लांट स्टेटस टू रिप्रेजेंट कि पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। थर्ड गाइडलाइन पे आते हैं, CKD विद अदर कंडीशन। अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज है और उसके साथ कोई अदर डिसीज भी है सच एज हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो उस केस में जो दूसरे चैप्टर की गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करोगे। CKD को हमारी CKD के असर कोई भी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। एक बार थर्ड वाली गाइडलाइन पढ़ना,